चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, लास्ट क्लास में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज उसे कंटिन्यू करेंगे। ड्रिफ्ट स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ ली थी हम लोग ने। ठीक है, और थर्मल स्पीड के बारे में अच्छे से जान लिया था। थर्मल स्पीड क्या होता था? सराउंडिंग के कारण जो एनर्जी आप क्या करता है, कंडक्टर एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। तो जो स्पीड से वो रैंडम मोशन कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके हमने पढ़ा था कि अगर हमने क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, जिससे क्या होगा, एक अप्लाइड पोटेंशियल लग जाएगा दोनों एंड ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। तो उसके बाद क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन आपके निगेटिव, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव। और करंट की डायरेक्शन हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कंडक्टर के अंदर, उसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, ये सारी बातें आपने अच्छे से सीख ली थी। चलिए, और फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्या क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए। और हमने इसी से निकाला था रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, यहां तक मैंने आपका रिवीजन करा दिया। एक क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, सिर्फ उसी से कंटिन्यू करेंगे। 3 कराए थे बेटा? 1 ही कराया था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में 1 कराया था बेटा। हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, आप 11th क्लास याद कर रहे हैं। नहीं सर, 3 कराए, 3 करा दिए। ठीक है, मेरा मिस्टेक है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन हो गया था, ये तो आसान था बहुत। फिर हम लोगों ने इंटीग्रेशन भी सीख लिया था। एक बार वापस देखना है इसको, इंटीग्रेशन। ठीक, तो इंटीग्रेशन देखो कैसे किया था हमने। चलिए इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेंगे, बाकी सारी चीजें क्लियर है, बस आपको इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं बताऊंगा दोबारा से। देखो, बाकी सारे पार्ट क्लियर होंगे, अगर नहीं है तो पूछ लेना। क्वेश्चन क्या है? द करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम। ऑलरेडी बता दिया, जो करंट का इक्वेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम पर। और I इज इक्वल टू क्या है? 2 + 3t, है ना? 2 + 3t। कैलकुलेट क्या करना था? चार्ज निकालना था, जो कि क्रॉस करता है हमारे वायर को कितने टाइम में? टाइम भी पहले से बता दिया, 10 सेकंड, 0 to 10। फर्स्ट 10 बोला है, तो फर्स्ट 10 का मतलब क्या हो गया? 0 to 10। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू dq अपॉन, यहाँ स्मॉल d क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉलेस्ट चेंज इन चार्ज, और अपॉन स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से अगर मुझे चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो आई कैन रीअरेंज दिस फॉर्मूला, इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I into dt। अच्छा, मैंने इंटीग्रेशन क्यों लगाया? तो वापस से क्लियरली समझ लीजिए, इंटीग्रेशन का काम क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना। सारी नॉन यूनिफॉर्म वैल्यूज को वो ऐड करके एक हमारे कांस्टेंट को आपको दे सकता है, टोटल वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो dq इज द पार्ट ऑफ टोटल चार्ज। dq क्या है? छोटा सा चार्ज है पूरे बड़े से चार्ज का। ठीक, तो हम dq को ऐड करते जाएंगे तो हमें टोटल क्या मिलेगा? कब तक ऐड करेंगे? जब तक हमें q नहीं मिल जाता। ठीक है, तो dq क्या है? रेट ऑफ एडिशन। हर बार कितना ऐड करेंगे? dq करेंगे। मान लेते हैं dq ऐड किया, फिर से एक बार dq ऐड किया, 2dq हो गया। फिर अगली बार क्या करेंगे? फिर से dq ही ऐड करेंगे। मतलब हर बार हम क्या कर रहे हैं? dq ऐड, इसी रेट पर हम एडिशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब ये। तो लिमिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कहां से शुरू कर रहे हैं और कहां तक जाना है। तो चार्ज जब 0 था वहां से स्टार्ट किया जोड़ना, और जोड़ते गए कब तक? Q तक। यहाँ पर I into dt, I क्या है? करंट जो फ्लो कर रहा है वो तो कांस्टेंट ही होगा कंडक्टर के अंदर। अब बात करते हैं, करंट बाहर आ गया या फिर करंट की वैल्यू कांस्टेंट अगर नहीं है, तो यहाँ पर इस केस में क्या दिया हुआ है? इस केस में कह रहा है करंट डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। अगर करंट अगर दिया होता 2 एम्पियर 3 एम्पियर कुछ भी दिया होता तो वो कांस्टेंट करंट का केस हो जाता। इस केस में करंट की वैल्यू नहीं दिया, तो वी कैन नॉट टेक इट एज अ कांस्टेंट। तो हम I की वैल्यू पुट करते हैं, फिर किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? dt, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन टाइम। टाइम जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू कैसे बदल रही है, जो जो वैल्यू आएगी उसको हम जोड़ते जाएंगे टोटल। कब तक? जब तक टाइम हमारा 10 ना हो जाए, 0 to 10। समझ में आ? लिमिट समझ में आ गई? फिर इसके बाद वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट ओपन किया, तो जब ब्रैकेट ओपन में dt किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 3t से।
है ना। तो इंटीग्रेशन अगर हम एक पहले से स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें तो पहले मल्टीप्लाई कर लेना। तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो इंटीग्रेशन 0 to 10 रहेगा और ब्रैकेट के अंदर 2 dt प्लस 3t dt यही आएगा ना। अब इसके बाद आप देखोगे तो ये स्टेप समझ में आएगा। फिर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ लग जाएगा, पहले वाले टर्म में भी और दूसरे वाले टर्म। तो आपको इस प्रकार का दिखेगा। इसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx मैंने सिखाया था, आंसर क्या आता है हमेशा x आता है। और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला, पहले वाले में ऊपर वाला फॉर्मूला, दूसरे वाले में ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करके मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे आंसर मिल गया 170 कूलम। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, आ गया समझ में? नोट करते चलिए फटाफट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया था, करंट थ्रू अ वायर डिक्रीजेस। ये तो आपको आ गया था समझ में, आई थिंक ये तो इजी था। लीनियरली का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट रेट पे आ रहा है। और लीनियर वर्ड क्या सिखाया था मैंने कि आपका जो भी जिस पे डिपेंडेंसी होगी उसकी पावर कितनी होगी, 1 है ना। लीनियर वर्ड का मतलब होता है कि जो इक्वेशन बनेगा उसमें जो पावर होगी, मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो होगी 1 होगी। ठीक है, ध्यान रखना बस। और लीनियरली का मतलब भी होता है कि स्ट्रेट लाइन रेट पे आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, वहां पर इसमें तो एवरेज वाला फॉर्मूला लगना था, सिंपल था ये क्वेश्चन। चलिए आज वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज गिवन बाय G = 2 × 10⁴। उसका J कैप लिखा हुआ है। J कैप क्या होता है, किस, हाँ J कैप यूनिट वेक्टर होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस में, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड अगर ये वेक्टर है तो ये इसका पहला पार्ट कितना है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया, और एरिया वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, एरिया वेक्टर की भी वैल्यू आपको दी हुई है। सॉल्व करके मुझे बताइए, जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे आंसर बताइए। वेक्टर में है, ये जे कैप मतलब डायरेक्शन में जाता है ना। इसमें जो जे कैप है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। यस, रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। पहले जी वेक्टर दिया गया है, जे वेक्टर दिया गया है। द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज। चलिए अब ट्राई करो पहले, ठीक है, टाइम बचाएं, टाइम बचाएं। चलो देखो, तो चलो ये बताओ फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मुझे फॉर्मूला कोई बता दो। फॉर्मूला तो पता होगा ना, कि वो भी नहीं पता है। हाँ, J = I अपॉन, अच्छा A यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, S को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ, देखो कितने प्यार से पूछा, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। अरे ये तो ठीक डेफिनेशन पढ़ेंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहा है, मतलब करंट पूछ रहा है। और आप क्या ढूंढने लगते हैं, चार्ज ढूंढने लगे। गलतियां यही होती छोटी छोटी। तो आपसे आई पूछ रहा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी भी नहीं कर पाओगे। तो एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, कैसे लिखवाया था, DI = क्या सिखाया था मैंने, बताओ, J.DA ये लिखवाया था। और इसके बाद हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे, है ना। ये मैंने पूरा डेरिवेशन किया था। तो I will be equal to what, बताइए, J.A इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ ये J.DA कर लेना बस, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन किस पे लगता है, अब वो कर लो। इस केस में सर इस केस में कैसे करोगे, GDA cos थीटा आपने बताया था। तो यहाँ cos थीटा वाला कंपोनेंट ही नहीं, यहाँ तो बेसिक वेक्टर लॉ लग रहा है। आप इसको और इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, J.S वेक्टर, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ था। सम करोगे, डीए निकालोगे तो कहाँ पहुंचोगे, एस पे ही तो पहुंचोगे। टोटल एरिया दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो डीए का इंटीग्रेशन तो ए ही हमें देगा ना, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल सा आंसर आएगा, 2 × 10⁴ J कैप डॉट 2I प्लस 3J कैप। ध्यान से देख लो, I कैप डॉट I कैप = 1, J कैप डॉट J कैप = 1।
आई डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। मेरे को जितना काम का बताना था बता दिया, अब आंसर मुझे बताइए आप। थोड़ा सा ध्यान देना बस, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो इस पूरी वैल्यू को मीटर में करना है तो यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, ये 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। समझ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? कैलकुलेशन सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे ये देखो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 और सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो जाएगा -4। अब देखो ध्यान से, इसमें देखो 10 की पावर -4 10 की, ये सब मल्टीप्लिकेशन में ही तो है। चलो हम फिर भी आपके लिए कर देते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -4 को अलग कर सकता हूँ, ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ, नंबर्स में वेक्टर में कोई रोल नहीं है। अगर वो किसी आप बाहर है तो उसको आप हटा सकते हैं। और बचेगा क्या 2, ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक। 2 जे कैप बचा, ठीक, ब्रैकेट में लगा देते हैं डॉट 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ऊपर मैंने एक रूल लिखा है उसके हिसाब से चलेंगे, तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ठीक है। 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, आई कैप या फिर जे कैप डॉट आई कैप। आंसर तो क्या आना है इसका, ऊपर लिखा हुआ है 0, ये देखो ना ये, ठीक है। और प्लस 2 इंटू 3 फिर जे कैप डॉट जे कैप, बेटा जे कैप, दिस इज जे कैप। क्या कर रही हो, 2i प्लस 3j था वो, तो सर जे कैप डॉट जे कैप 1 आएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 6। और आना भी देखो एक मैग्नीट्यूड चाहिए था और मैग्नीट्यूड ही आया, डायरेक्शन गायब हो गई। देखो स्केलर क्वांटिटी थी, प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, ये तो एलिमिनेट हो गया और वहां पे वो 1 हो। ये होता है आपका तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मेटालिक वायर ऑफ डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 10 टू द पावर 4 किलोग्राम पर, ये क्या है इसकी डेंसिटी, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर 100 इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इज 1। हर एटम पर कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है आपके पास, बुद्धि लगा लो। तो अगर हमें करना है, यहां क्या लिख देता हूं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को मैंने स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यही उठा के लिख दूंगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। गुड, ठीक है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या चाहिए हमें, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कैसे मैं कह रहा हूं ये बात, ये देखो ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इज, तो दिया जितने एटम उतने इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नंबर ऑफ फ्री एटम, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री का है ये, इसमें हम हेल्प नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला होता है जिसमें Na भी आता है, Na इंटू m अपॉन mw। अब ना कर पाओ तो नहीं कर पाओगे। Na क्या है, अवोगाड्रो नंबर, मास है, और अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सब दिया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर दिया हुआ है। अब तो कर लीजिए, क्या अभी भी नहीं कर पाएंगे, देखो मास तो नहीं ढूंढ पाओगे, मास नहीं ढूंढ पाओगे भाई, तुम नहीं पता कौन सा आइटम है, ठीक है।
लेकिन ये क्या है, ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये क्या मैंने फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक। और ये क्या है भाई, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये मैं कैसे लिख सकता हूं, ये क्वेश्चन में गिवन था, कहां गिवन है, यही तो लिखा हुआ, ठीक है। ये तेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये तेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। कुछ गलत कर दिया मैंने? हाँ, नहीं आता तो लिख लिया होगा, तो नंबर इनटू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, याद कर लीजिए इस बात को परमानेंटली, ठीक। अब देखो इसको 1 एंड 2 के हिसाब से क्या हो जाएगा, स्मॉल n विल बी इक्वल टू, देखते हैं ना, Na इनटू m अपॉन mw इनटू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो गया। मैं कह सकता हूं मास अपॉन वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी, तो Na इज नोन 6.023 into 10 पावर, ठीक है, into D भी नोन है 10 to the power 4 किलोग्राम पर, ये भी नोन है, सब तो नोन है, अब तो निकाल लो। आंसर बताओ मुझे। कितना आएगा? सारे 10 के फॉर्म में ही तो दिए हुए हैं। यूनिट का भी ध्यान रखना, यूनिट का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? अट्ठाईस, 10 की पावर 28, देखो दो तो यही कट गया, 10 की पावर 2, ठीक, और 10 की पावर -3 है, क्या जाएगा, 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये जाएगा 24, 24 प्लस 4 28। आंसर कितना आसान था इसका, 6.023 × 10 to the power 20, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। आगे बढ़े, अब पढ़ सकते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं ओम्स लॉ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन करो ये वाला। क्या है, a flow of 10 to the power 7 electrons per second in a conducting wire constitute a current of, ये तो कर लोगे, पर सेकंड के हिसाब से है, इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं तो चार्ज का फ्लो ही तो बताया है, हाँ, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देना 1.6 × 10 पावर -19। यहाँ गलती क्या होगी ना, एक हो गया, यही आंसर है, गलत हो गए तुम, ठीक है, चार्ज की वैल्यू पुट करोगे तो, पर टाइम दिया हुआ पर सेकंड, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, t की वैल्यू कितनी है 1, I = Q/T, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आसान क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करना, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन, क्या क्या पढ़ा हम लोग ने, ड्रिफ्ट स्पीड पढ़ी, और क्या पढ़ा, थर्मल, करंट डेंसिटी पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, चलो ये बताओ करके। करिए, पढ़िए तो क्या है। लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंडक्टर क्या है n, और क्रॉस सेक्शन कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया a। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर dx लेंथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग ने अभी इसके पहले भी किया हुआ था, वहां लेंथ l थी, यहाँ पर हमने dx में छोटी सी लेंथ की बात करी है। देखो है ना, ये लेंथ है, ठीक, ये कितनी है, ये dx है। क्या हो जाएगा, na, l पढ़ा था, इस बार कितना हो जाएगा na dx, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है, a इंटू एल क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिल जाएगा तुमको, अगर तुम्हें अभी भी नहीं आ रहा है तो। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, चार्ज, जो चार्ज फ्लो कर रहा है, स्मॉलेस्ट चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब इसको रिलेशनशिप निकालिए, कैसे करेंगे बताइए, ट्राई करिए, सारे फॉर्मूले जो जो पढ़े हैं सब यूज। चलो ठीक है, देखो भाई, बाकी लोग देखो, तो जे क्या होता है, जे क्या होता है, तो अरे ये तो बोल दो, आई अपॉन ए होता है। तुमने कैसे किया बताओ सबको, ताकि इन लोग को थोड़ा बहुत आए। हाँ, आई इज इक्वल टू हम लोग ने निकाला था, क्या निकाला था, ठीक है, वीडी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, फिर और आई इज इक्वल टू एक और चीज होती है, dq अपॉन dt। तुमने ऐसा कुछ किया इसमें, तुमने क्या किया, डायरेक्ट किया। हाँ, तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पुट कर, तुमने आसान रास्ता चूज किया। चलो देखो, वी कैन इजीली राइट इट लाइक दिस, सो dq, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सो dq अपॉन dt विल बी इक्वल टू, आई कैन इजीली राइट इट लाइक दिस, ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx मैंने लिया ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इसके अंदर भी डिस्टेंस अपॉन टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। मैंने बोला dt टाइम के लिए था, है ना, चार्ज इसके अंदर dt टाइम के लिए, तो यहाँ इस एंड से इस एंड तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, dx, तो dx अपॉन dt मैं लिख सकता हूँ उसको इजीली। हाँ, कोई दिक्कत, तो अब यहाँ से क्या चाहते हो, निपट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहें तो dq का इंटीग्रेशन करके आप चार्ज के फॉर्म में भी इक्वेशन को बना सकते हैं, और आप चाहें तो आपको NeAVD भी मिल जाएगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन था चार्ज के फॉर्म में, कैसे एरिया इनटू लेंथ के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तुम इंटीग्रेशन लगाओ और फिर से तुम्हें वापस से टोटल यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट इसके बाद रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन तो ऐसे मिल गया, I इज इक्वल टू NeAVD, फिर क्या किया, J क्या होता है, J क्या होता है, I अपॉन A। ये इसको क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकता हूँ क्या मैं, 2 मैंने किसी और मान लिया, हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन A। तो इसके हिसाब से J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका इस इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर लूं तो J विल बी इक्वल टू, सर क्या हो जाएगा, NeAVD अपॉन A, ये कट जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू Ne, एक और रिलेशन मिल गया। लेकिन अभी भी कंडक्टिविटी दूर तो नहीं आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। ठीक, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, एरिया के साथ छेड़छाड़ करें, हाँ, या फिर हम लोग और कोई सोल्यूशन है जिसमें हम लोग फोर्स का यूज कर सकते हैं, QE वाले फॉर्मूले, QE अपॉन M वाले फॉर्मूले जो हमने पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, अरे एक्सीलरेशन पढ़ाया था, एक्सीलरेशन होता था सर E इनटू E अपॉन M, ऐसा कुछ सिखाया था मैंने, तो उसका यूज कर सकते हैं क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास बना सकते हैं। तो मैंने 2 चीजें सिखाई थी आपको, कैसे एरिया क्या होता है, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ, एक्सीलरेशन, फिर मैं ये भी कर सकता हूँ यहां से एक्सीलरेशन इनटू, कर सकता हूँ, देखते हैं ना ध्यान से, कर दूं, फिर क्या कर सकता हूँ, J इज इक्वल टू NE, और मैं क्या कर सकता हूँ, E कैपिटल E अपॉन, देखो सही रास्ते पे आ रहा हूँ, बताना तुमने किया है ना, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, सही किया मैंने,
हाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं, सही है नहीं गलत है, पक्ष नहीं रहा तुमको है ना। हाँ चलिए फिर क्या आ जाएगा, पूरा सॉल्व कर लें तो ई को अलग कर लें, टाउ को अंदर ले लें, है ना, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई, यही आएगा। और इसको तुम क्या बोलोगी, इस पोर्शन को क्या बोलोगी, कहोगी कंडक्टिविटी है सर ये, है ना, इट इज कांस्टेंट सो इट विल बी रिप्लेस्ड बाय सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू बगल में क्या लिखोगी, सिग्मा की वैल्यू से सेल्स बना के ऐसे लिखोगी, सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। तो m अपॉन n स्क्वायर टाउ होता है वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। वही हो तुम, चलो दोनों लिख लो भाई। परेशान ना होइए, सबको बराबर आ जाएगा एक टाइम के बाद, ठीक है, समझ में आया, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। चलिए मुझे लेकिन एक चीज मुझे बताएं, मैं अब यहाँ पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो वेक्टर फॉर्म एक्सप्लेन करो मुझे। वेक्टर फॉर्म में तुम अगर तुम्हें लिखना हो महक, तुम कैसे लिखोगी, अभी तो हम लोग ने स्केलर लिखा है ना, स्केलर में ही तो लिखा है, कहीं मैंने डायरेक्शन की बात करी, फिर डायरेक्शन की बात करनी तो पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, आप करके देखना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, ठीक है, वो मैं करवा लूंगा, ठीक। तो अगर मैं वेक्टर में कोई बोल दे, अभी हमने रिलेशन क्या निकाला, अगर हम चाहें तो शॉर्ट में लिख दें, जगह यही बना दें क्या, एक ही बनने पे हो जाएगा, मैं फटाफट रीराइट कर रहा हूँ सारी चीजें। यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है, फटाफट रीराइट कर रहे हैं, ठीक, जिनको अभी भी नहीं आया उनके लिए दोबारा हो गया, बढ़िया है। तो क्या होता है भाई बताओ, J is equal to I upon A, ठीक, एक बात ये पता है, और क्या पता है, I is equal to dq upon, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, कैसे डिराइव किया था, यहाँ पर NEA VD कैसे डिफाइन करी थी बताओ, VD कैसे, तो यहाँ से आ गया था I is equal to NE A dx upon dt, ये इक्वेशन बनाया था, फिर इसको हम लोग dx upon dt क्या लिख रहे थे, NEA VD, ठीक, यहाँ तक हो गया था। फिर हम लोग ने इस पहले इक्वेशन का यूज किया था, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक, फिर j की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, NEA VD upon A, ये कट गया, NE VD आ गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया है ना। फिर हम लोग वापस से VD को ऊपर मैंने किया, यहाँ पर एक्सेलरेशन के साथ रिलेट किया, है ना, क्योंकि चार्ज मोशन में है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो मैंने वहां से कौन निकाला, एक्सेलरेशन इक्वल टू था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ टाइम कितनी लिया, रिलैक्सेशन टाइम ले लिया मैंने, है ना। फिर टाउ हमने यूज किया, तो टाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो VD का नया फॉर्मूला बना लिया। फिर एक और न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन से F अपॉन m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, Q इनटू E, ठीक है, तो Q क्या है यहाँ पर E, और इलेक्ट्रिक फील्ड ने E ले ली, कैपिटल E ले ली, ठीक। वहां से हमारा लास्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये हमारा लेकिन स्केलर फॉर्म में है ना, तो वेक्टर फॉर्म में कैसा दिखेगा, इसका मतलब क्लियरली है, मैं ये समझाना चाहता हूँ, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी, बिकॉज़ और कोई फॉर्मूले में वेक्टर है नहीं, ठीक है, लिख लो फटाफट, हाँ, और इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल, लिख लीजिए, दिस इज ओम्स लॉ एट माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, एंड सिग्मा डिपेंड्स ऑन material of conductor and temperature, ठीक है बेटा, यहां पर रिलेशन आपका कंक्लूड होता है।
चलें आगे बढ़े। और अगर अभी भी कुछ समझ में ना आए तो 2-3 बार बता चुका हूं, इसीलिए मैं डायरेक्टली लिख दिया dq/dt के बाद ये, जबकि मैंने यहीं से उठाया है, आपके सामने उठाया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। सबका हो गया। देखो भाई, अब पढ़ने जा रहे हैं ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। चलो ओम्स लॉ क्या है भैया, बताइए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर। क्या कह रहे हैं ओम्स लॉ, पहली बार समझ लेते हैं। थोड़ा बेसिक तरीके से ये बाद में रीड कर दूंगा आपके लिए, मैं बता देता हूँ, मोटा मोटा बता देता हूँ। ओम्स लॉ ने एक रिलेशन निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल की, या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, और जब हम इनको इक्वेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसी भी सब्सटेंस की टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं। देखो वही बात कह रहे हैं कि किसी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर और आपका डायमेंशन गिवन हो, डायमेंशन मतलब क्या क्या होता है, लेंथ होगा और आपके वायर की थिकनेस। थिकनेस क्या डिसाइड करेगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिसाइड करेगी। तो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता हो और क्या पता हो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का। ठीक है, let V be the potential difference applied across the conductor and I be the current flowing through it. According to Ohm's law, V will be equal to R into I. पहला तो आपको मैंने बता दिया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अच्छा ये फॉर्मूला भी ऐसे नहीं कि रटी रटाई बात है। 10th क्लास के एनसीईआरटी खोलोगे ना तो उसमें पूरा एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया हुआ है कि वो ऐसे कैसे कंक्लूड किया उन्होंने ये बात। उन्होंने कई रेगुलर क्या किया, अलग अलग स्पेसिफिकेशन यानी डायमेंशंस के कंडक्टर लिए और हर बार वोल्टेज को वैरी करते गए और एमीटर की मदद से रीडिंग लेते गए, करंट कितना फ्लो हो रहा है ना। उसके बाद उन्होंने कंक्लूड किया, जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया किसका, वोल्टेज और यानी कि पोटेंशियल और करंट का, तो उनको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन। तब यहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि वोल्टेज और करंट क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो अभी हमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं जाना है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और क्या है कांस्टेंट, इसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर whose unit is ohm। दिस इज रॉन्ग, सिंबल नहीं बना हुआ, ओम का सिंबल यूं होता है। ठीक है, ऐसे ये है ओम आपका। ठीक है, नोट कर लें, इतना करिए, नोट करिए। यहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, मैं इसको प्रूफ करूंगा। ये देखो ये लिखा हुआ है ना, ये रेजिस्टेंस ही लिखा हुआ है, V = RI और R को लिखा है रो इनटू रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, L क्या होता है लेंथ और A क्या होता है एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। इसको मैं प्रूफ करूंगा। ठीक है, अभी नोट कर लें उस थ्योरी के लिए। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। ठीक है, मैं यहां पे डिराइव करूंगा। देखिए, तब इसको डिराइव करते हैं। अभी जो हमने रिलेशन निकाला था वहीं शुरू करेंगे। और मैंने बोला भी था, क्या बोला था कि ये क्या है, ओम्स लॉ ही है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो क्या फॉर्मूला था, रिलेशन क्या था भाई, डेंसिटी का J = सिग्मा E। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और J को क्या लिख सकते हैं, I/, ठीक, इधर क्या जाएगा सिग्मा इंटू, कोई दिक्कत। अब E को क्या लिख सकते हो, E की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, V/, तो ये हो जाएगा, हाँ तो हम पहले ही करेंगे ना। ठीक है, पोटेंशियल जो पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा नहीं, अच्छा ये लड़की ने बता दिया। अच्छा इन्होंने थोड़ा पढ़ा हुआ है, ये हीरो बन रही है क्लास में, है ना, इनको सब आता, अच्छी बातें बता रही हूँ, लेकिन इन लोग को भी तो संभालना है, ऐसा ना लगे कि दुनिया खत्म हो गई, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो पढ़ाई शुरू करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक पढ़ेंगी तो हमने उसमें पढ़ाया था। ठीक है, क्या पढ़ा था, डी से पकड़ भी लिया, dV/dr वाला, E = dV/dr होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से। ठीक है, तो वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आ जाएगा। यहाँ dr क्या, वहां पे भी dr रिप्रेजेंट करता था जो आपकी दूरी है, थोड़ा ध्यान दे लियो,
रहे हैं, ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो काहे बैठो, इतनी बड़ी क्लास है इस कोने से लेके उस कोने तक, लेकिन तुम्हें वहीं बैठना है, तो वहां भी तो आएगी, वहां तो नीचे ही है। बकवास करनी है, पढ़ना वढ़ना है नहीं एक अक्षर। अरे सर इस बार भैया जो है ना बॉटल वाटर पास कर रहे हैं। बेटा तुम निकलो, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा अभी आपने बताया, महक ने बताया, क्या बताया था, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू, है ना, और इक्वल टू के फॉर्म में लिख दें तो, क्योंकि मैंने के को क्या मान लिया, के को 1 मान लिया, ठीक है, कांस्टेंट को 1 मान लिया, ठीक है बॉस। तो मैं यहां से लिख सकता हूं I अपॉन E इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इनटू, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है, बस हो गया, आई थिंक कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन, बस अब रीअरेंज करना बाकी रह गया है ना। सो जस्ट रीअरेंज इट, सो वी विल बी इक्वल टू रो इनटू L इनटू I, और यहाँ पर E, और इसको बोल दिया गया क्या, इसको एक कांस्टेंट नाम दे दिया गया रेजिस्टेंस। सो वी गॉट द रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन E, वेयर रो इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अच्छा मुझे बस ये बता दो, मैं फिर मान जाऊंगा कि तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है। जस्ट टेल मी व्हाट इज रेजिस्टिविटी, मतलब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, यही शर्त है, और जिस किताब में आपने पढ़ा था उसी किताब में लिखा हुआ है। व्हाट इज रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, बोलते रहो, बस बोल गए। हाँ, वो तो रेजिस्टेंस भी करता है, और एक चीज बताऊं मैं, ये रेजिस्टेंस ही होता है, रो जो होता है वो भी रेजिस्टेंस ही होता है, बस उसमें लेंथ वाली बात याद कर लोगे तो आ जाएगा। जब आप यूनिट लेंथ का वायर लेते हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट ओम मीटर होती है। जब आप थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ a wire of unit length, सुनना ध्यान से, क्या कर रहे हैं, यूनिट लेंथ एंड यूनिट, yes, cross sectional area is called resistivity of the conductor। मतलब जब यूनिट होता है, मतलब दोनों चीजें, जब अगर ये कॉमन सेंस लगा लेती है, L1 हो जाए और AB 1 हो जाए तो रो ही तो R हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी भी तो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ठीक है, वो भी तो रेजिस्ट ही करती है फ्लो ऑफ चार्ज को। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मैंने डेफिनेशन बोली, फिर से सोचो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज व्हेन चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ बेटा, यूनिट लेंथ एंड ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, then the resistance of the conductor is known as resistivity, so simple as that, ठीक है। एंड ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, जैसे आप लेंथ बढ़ाते हैं तो अब उस लेंथ के कारण आपका रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज हो जाता है, लेकिन रेजिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। रेजिस्टिविटी जो होता है वो प्रॉपर्टी को शो करता है आपके कंडक्टर की, मतलब कंडक्टर का नेचर क्या है, ठीक है, वो कितना अपोज करेगा। अब तुमने डायमेंशन चेंज किए तो डायमेंशन पर डिपेंड करता है टोटल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज नॉट रेजिस्टिविटी। समझ गए? जब हम मटेरियल की प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो हम क्या करते हैं, यूनिट लेंथ लेते हैं और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं और उसके अंदर से करंट फ्लो कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, रेजिस्टिविटी मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद जब डायमेंशन चेंज करते हैं तब हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो वो लेंथ और एरिया के ये कैसे है ये बता देते हैं। 10th ही क्लास में, जबकि इतनी अच्छी एनसीईआरटी 10th क्लास में ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसमें क्या करते हैं, बार बार लेंथ को वेरी करते हैं, बार बार अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल लेते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं V और I का। देखो ध्यान से, अगर V इज इक्वल टू IR होता है तो R इज इक्वल टू, और ये दोनों नोन होते हैं। उस एक्सपेरिमेंट की सबसे ब्यूटी यही है, पढ़ाई नहीं कभी एनसीईआरटी ना ध्यान से, उसमें ही दिया हुआ है, जबकि 10th क्लास की बात कर रहा हूँ एंड वी आर यूजिंग इट इन 12th क्लास। V भी पता है, I भी पता है, वो तो तुम डिसाइड कर रहे हो ना, R की वैल्यू वहीं से निकल जाएगी, रेशियो। तो जो ग्राफ का स्लोप होता है
वोल्टेज करंट ग्राफ जब बनता है तो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर को। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, तो जो उसमें आप बार बार लेंथ को एक बार चेंज करोगे, ध्यान से देखना, 4-5 वायर ले लिया जिनकी लेंथ अलग अलग है लेकिन सारे सेम मटेरियल के बने हुए हैं, मतलब सबकी रेजिस्टिविटी सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और हमने करंट को भी कांस्टेंट रखा, ठीक, वोल्टेज, तो उसमें हमने क्या पाया कि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, वो कैसे पता चलेगा, बस वैल्यू पुट कर ग्राफ बनाएंगे, कैसे, एमीटर और वोल्टमीटर रीडिंग निकाल लेंगे और फिर उसमें जो चेंज आएगा उससे हमारा आर बदल जाएगा। जब आर में चेंज आएगा तो इसका मतलब रेशियो में कुछ चेंज आया ना, तो इसका मतलब है अगर लेंथ बढ़ा रहे हैं, अगर ये बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है उसका एक ही कंडीशन है, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ सकता है, जब करंट को घटा दो, है ना, तो उसमें तुम यही पाओगे, जब उस एक्सपेरिमेंट यही पाया गया, जब आप वायर की लेंथ बढ़ा रहे हैं और उसके एरिया को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो आर की वैल्यू, क्योंकि एमीटर की रीडिंग में करंट को कम पाया गया क्योंकि वोल्टेज तो 220 वोल्ट था, करंट की रीडिंग कम आने लगी, करंट की रीडिंग कम आएगी तो रेशियो में आंसर क्या आएगा, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसका मतलब है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ current decreases due to increase in resistance, that is why we have taken L in the numerator, but फिर सेकंड स्टेप में कहते हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट बता दे रहा हूं आपको, सेकंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया, उन्होंने अब थिकनेस को चेंज करने लगे, लेंथ को कांस्टेंट कर दिया, ओम साहब ने लेंथ को कांस्टेंट कर दिया, थिकनेस को बढ़ाने लगे, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करने लगे, तो उन्होंने ये पाया कि ये वैल्यू घट रही है और करंट की वैल्यू और करंट की वैल्यू इंक्रीज होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी आप अगर इतना अच्छा एनिमेशन आपको दिखाया मैंने, ध्यान से देखे होते कि चार्ज को जब फ्लो होना है, चार्ज को फ्लो होने के लिए तो ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए ना, जितना मोटा वायर हो जाएगा उतनी जगह हो जाएगी, उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, तो रेजिस्टेंस को तो घटना ही पड़ेगा। एक तो ये तो थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटल वे में भी चेक करोगे तब भी यही पाया गया कि on increasing the cross section area resistance decreases, that is why we have taken it in the denominator, तब जाके ये बनता है फॉर्मूला, ठीक है, समझ गए, ऐसे हुआ था, ये बहुत पहले पढ़ना था, मैंने दोबारा आपको बता दिया, ठीक, चलिए यहां पर उसी का कंक्लूजन देखिए, लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द applied potential difference, this law is called Ohm's law and substances which obey it are called as ohmic or linear conductor or substance, ठीक है, जैसे कहते हैं ओमिक सब्सटेंस है, नॉन ओमिक सब्सटेंस है, तो पता है क्या वर्ड का मतलब क्या है, विदेश में कभी बोल दिया किसी ने कि ये सब्सटेंस जो है आपका या ये कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आपका ओमिक है और ये नॉन ओमिक है, मतलब ऐसा कंपोनेंट जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करे वो ओमिक, सेमीकंडक्टर ओमिक होता है, नॉन ओमिक होता है, गुड, ये भी बता सकती है, तुम भी बता सकती थी क्योंकि तुम ध्यान नहीं दिया, क्लास में बताया था मैंने 3 टाइप के सब्सटेंस, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मैंने लिखा था, एक बड़ा सा पूरा एक पैराग्राफ लिखा था, पढ़ी होती तो बता देती, चलो क्या लिखा था बताओ, क्यों नहीं पढ़ रही हो, क्यों नहीं पढ़ रहे बेटा, पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत, कभी कभी पढ़ लेना चाहिए। तो लिखा था कि अप टू सर्टेन पोटेंशियल इट एक्ट्स एज इंसुलेटर, मतलब उसके अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता, आफ्टर सर्टेन वोल्टेज या पोटेंशियल इट एक्ट्स एज पुअर कंडक्टर, तो अब जिसका नेचर ही फिक्स नहीं है, ठीक, वो कभी भी लीनियर ग्राफ हमको शो नहीं कर सकता, क्यों, देखो सुनते जाना ध्यान से, अप टू सर्टेन वोल्टेज तो वो इंसुलेटर है, करंट क्या हो जाएगा 0, मतलब वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं और करंट अभी भी कहां है 0 पर, सडनली एक पॉइंट के बाद वो एक स्पाइक दे रहा है, और वो भी लीनियर होगी कि नहीं होगी, नहीं, कर्व होगा, ठीक है, दैट इज व्हाई ये नॉन लीनियर कर्व हो गया, तो ओम्स लॉ तो हो ही नहीं सकता, तो ये नॉन ओमिक सब्सटेंस होता है, जो कि मैं आपको सेमीकंडक्टर जब पढ़ाऊंगा तो अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है, अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से भी आप लेकिन इसको बता सकते थे, कोई बात नहीं, ट्राई करो, ये हो गया V और ये हो गया I, ये मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, ठीक, नॉन लीनियर, अभी ये ग्राफ बनाया था जो कि क्या था, नॉन लीनियर था, इधर भी कुछ ग्राफ दिए हुए हैं,
ठीक है, vi characteristic there, the relation between v and I depends on the sign of v. In other words, if I is the current for a certain voltage v, then reversing the direction of v, मतलब हमने बैटरी को स्विच कर दिया। जैसे समझो एक सर्किट है बेटा, देखो ये रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सिंबल होता है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक। डायरेक्शन ऑफ करंट को स्विच करना या पोटेंशियल को स्विच करने का तरीका क्या होता है? अब ये अभी क्या है, ये पॉजिटिव टर्म में, ये नेगेटिव, स्विच करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा पॉजिटिव, इधर क्या बन जाएगा, समझ गए, स्विच कर दिया, ठीक है। देखते रहिए ध्यान से, ठीक। Then reversing the direction of v, keeping its magnitude fixed, मतलब मैग्नीट्यूड को फिक्स रखा है, does not produce a current of the same magnitude as I in the opposite direction। अब तुमने बैटरी को स्विच कर दिया, लेकिन जो चार्ज ऑलरेडी जा रहे थे एक तरफ, उनके लिए तो दिक्कत हो गई ना, वो तुरंत तो वापस नहीं आ जाएंगे। सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, सडनली आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन चार्ज ऑलरेडी एक डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे, अब वो सडनली वो अपोजिशन की तरह काम करेंगे, क्योंकि करंट यहाँ पर जब चार्ज को फ्लो कराएगा तो उधर से भी सामने से कोई चार्ज आ रहा होगा, ऐसे टकराएंगे, है ना, तो उससे बदलेगा, क्या हो जाएगा, आपका करंट डिक्रीज कर जाएगा। वही कह रहे हैं कि तुरंत सेम नहीं होगा, है ना, अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। द रिलेशन बिटवीन v एंड I इज नॉट यूनिक, दैट इज व्हाई देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ v फॉर द सेम करंट। अब मटेरियल एग्जिबिटिंग सच अ बिहेवियर इज गैलियम, क्या है, गैलियम आर्सेनिक, ठीक है। ये देखिए, आपको उसमें ज्यादा डिटेल में जाना है, आपको ये देखना नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा है क्या, ये क्या है, करंट, और ये क्या है, वोल्टेज, ठीक है। क्या कर रहे हैं, यहाँ लिखा है मिली एम्पियर में करंट है, ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ है, पता है, ये फॉरवर्ड बायस है, फिर ये क्या है, रिवर्स, ठीक है, समझ गए। यहाँ देखो लीकेज करंट कहते हैं इसको, माइक्रो एम्पियर, हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ग्राफ कभी भी होते हैं वी आई कर्व में तो नॉन लीनियर कहलाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी एक नॉन लीनियर दिया हुआ है, ठीक है, ये उसी जीएएस मटेरियल सब्सटेंस का है ना, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट की रीडिंग ले रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि अलग अलग वैल्यूज आ रही है वोल्टेज जब अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको लिखा हुआ है नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो ग्राफ भी पढ़ना अगर आता है तो सिंपल सी बात है, ऐसे देख लो ना, अगर वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है, करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी ना, जबकि वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है, ऑब्वियसली इसका मतलब है कि नेगेटिव डिक्रीजिंग रीजन है, ठीक है, जहां पर करंट की वैल्यू घट रही है और फिर से एक पॉइंट के बाद फिर से इंक्रीज होने की तरफ बढ़ रही है, तो ये इसीलिए एक नॉन लीनियर है, ठीक है, समझ में आया। चलिए पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। क्या है भाई रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, फिर भी देखो उसमें कुछ दिख रहा है तुम्हें, फ्लो ऑफ चार्ज, टकरा रहे हैं, कोलिजन्स होने, वो जो ब्राउन स्पॉट्स आ रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे अपोजिशन ऑफर कर रहा है, ठीक है, कौन, मटेरियल। देखो कोलिजन के कारण क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर हुआ ना, अब जैसे तुम आ रहे भागते हुए, तुम्हें हाईवे दे दें तो तुम निकल जाओगे सीधे, है ना, लेकिन बीच में 10 लोगों को खड़ा कर दें, वो कुछ नहीं करना है, जब तुम आ रहे हो धक्का लगा दे रहे हैं, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हुई। हर बार कोलिजन में क्या होती है, एनर्जी वो वेस्ट होती है ना, तो और आपका टाइम ऑफ ट्रैवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 100 पे चल रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, 0 पे आ गए, फिर से 100 पे जाओगे, तो 0 से 100 में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये वही बात है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। कॉपर वायर में देखो क्यों बनाया है, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब दिखा रहे हैं बहुत ही हाईली कंडक्टिव है, यहाँ सबसे कम रेजिस्टेंस है, मतलब ये हाईवे हो गया, ये गली हो गई, गली से जाओगे तो एक्सीडेंट होगा, हाईवे से जाओगे तो भैया इतनी लेन है, 4 लेन है, अलग अलग जगह पर लोग जा रहे हैं, कोई किसी को रोक ही नहीं रहा है, ठीक है, ये हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच द कंडक्टर ऑफर्स। यूनिट क्या होता है, ओम या फिर वोल्ट एम्पियर। डायमेंशन क्या होगा, m into t minus p a minus 2। इसको ड्राइव करो, ड्राइव करके दिखाओ, कर पाओगे कि नहीं, तो करो, कर लेंगे और करो।
चलो देखो डायरेक्टली डायमेंशन देखो देखो, अरे ठीक है हो गया, तुम लोग बहुत तेज हो, ठीक है। और v होता है W अपॉन Q। अब W क्या होता है, फिर फोर्स क्या होता है, अच्छा सब की यूनिट लिख देते हैं, मास हो गया किलोग्राम में, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही शुरू करेंगे। ये m l t माइनस 2 यहाँ पहुंच गए, ये हो जाएगा m l t माइनस 2 इंटू l, यहाँ से मिल गया m l 2 t माइनस, यहाँ से लिख देंगे m l 2 t माइनस 2, और यहाँ पे चार्ज है, चार्ज का हो जाएगा m k इंटू टाइम, क्योंकि q इक्वल टू क्या होता है i इंटू t, ठीक। अभी ऊपर चला जाएगा तो t की पावर माइनस 3 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका m l 2 t माइनस 3 a माइनस 1 अपॉन a। अब ये वाला a ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा m l 2 t माइनस 3 a माइनस, ये हो गया तुम्हारा डायमेंशन इक्वेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कोई दिक्कत, बहुत कठिन था ना, चलिए नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं, ट्राई करिए थोड़ा सा पढ़ने की। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड यूनिवर्सल प्रोपोर्शन किससे होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और r की वैल्यू क्या होती है, अगर हम इन प्रोपोर्शनलिटी फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा l अपॉन a, जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा रो, l अपॉन a इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी बता चुका हूं ऑलरेडी, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ दैट मटेरियल विद यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड, ऑलरेडी सब बता चुका हूं, ये सब ये ऑलरेडी सब खत्म हो गया है, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है बताओ, नेचर ऑफ मटेरियल और टेंपरेचर ऑफ मटेरियल, ऑलरेडी सब बता चुका हूं, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी बताओ, मोबिलिटी म्यू से डिनोट करते हैं, डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मॉड लगा है मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। आगे ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, बताओ चलो तुम कुछ बताओ, देखो देखो हम कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, यूनिट नहीं आती ना, देखो वेलोसिटी है ना मीटर पर सेकेंड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, ये मीटर कहां से जाएगा ऊपर, और ये वोल्ट कहां से जाएगा सेकंड के पास, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, यही तो लिखा है बच्चा। सीजीएस में क्या हो जाएगा, मीटर बन जाएगा, इन सीजीएस क्या हो जाएगा, मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर, और वोल्ट का क्या होगा, वोल्ट में कुछ चेंज आएगा क्या, चलो और देखें क्या बताते हो। सीजीएस में वोल्ट में कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और सेकंड तो सेकंड ही होगा, ठीक है। ये हो गया, समझ गए। ठीक है, मोबिलिटी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है और 10 टू द पावर 4 टाइम्स होती है प्रैक्टिकल यूनिट्स में, ठीक है। तो अगर हम वीडी लिख चाहें तो वीडी को ऐसे लिख सकते हैं, ये भी क्या लिख दिया, ये भी दिक्कत है, क्या लिख दिया मैंने, ये गलत है, ये सेम वही वाला फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने q e अपॉन m को ऐसे टाउ को अंदर कर दिया, ऐसे लग रहा है कंफ्यूजिंग, लेकिन है कुछ नहीं, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है, ठीक, समझ रहे हो। फिर हमने यही वैल्यू उठा के कहां पुट कर दी, इस फॉर्मूले में, तो क्या बन जाएगा बताओ, e टाउ e अपॉन m, अब यहाँ पे भी e की वैल्यू पुट कर दो, e के फॉर्म में जो दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना चाहोगे तो क्या बन जाएगा, e टाउ अपॉन m, तो कैपिटल e तो कट गया, ठीक है। नहीं बच रहा तो देखो, मोबिलिटी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, vd क्या है भाई बताओ, स्मॉल e कैपिटल e इनटू टाउ अपॉन m, अपॉन क्या है कैपिटल E, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो E टाउ, और मैंने E को अलग इसलिए कटने वाला है ना, बचेगा क्या, E टाउ अपॉन, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम आपको बताइए, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत, बहुत बेसिक है ना, चलिए
यहीं पे एंड करेंगे आज की क्लास, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।